नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हैं एंड सभी के परिवार वाले भी स्वस्थ हैं। आज हम अपनी शपथ को फिर याद कर लेते हैं कि हम सरकार के आदेशों की पालना करेंगे तथा बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकलेंगे तथा अपने देश को इस महामारी से सुरक्षित बाहर निकालेंगे एवं संपूर्ण विश्व के लिए कामना करते हैं कि संपूर्ण विश्व भी जल्दी से जल्दी इस महामारी के चंगुल से बाहर निकले। तो आज हम देखेंगे 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स। तो हर दिन की तरह ही अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। तो यह है, नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। कि हमारा मन कभी कभी ना कुछ काम करने के लिए मन करता है और उस काम को हम स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिनों में उस काम करने के बाद हम उबने लग जाते हैं और हमारा काम वो आधा का आधा रह जाता है और हम उस काम को खत्म ही नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर अच्छा काम के लिए शुरुआत कर रहे हो, जैसे आपने भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तैयारी की, आप 10 दिन पढ़ाई करोगे और फिर धीरे धीरे वापस अपना जैसे सोशल नेटवर्किंग वगैरह हो गई, बाहर खेलना मिलना, ज्यादातर पढ़ाई में ध्यान छोड़ के उसमें लग जाओगे तो आपने जो गोल तय किया था उससे क्या आप धीरे धीरे दूर होने लग जाते हो। तो ये सबसे पहले यही बात कही गई है, नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड, कि आप ये कभी मत भूलिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। मान लो कोई अभी बनना चाहता है यूपीएससी में के थ्रू आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई और स्टेट विशेष में देख लीजिए, कोई आरएएस, मान लो राजस्थान का हो गया तो आरएएस बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। तो वो क्या प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए तो क्या शरीर अपने आप ठंड पड़ने लग जाता है कि यार कल करेंगे, वही हो गया ना, कल पर टालने लग जाते हैं। तो आप उस चीज को कभी मत भूलिए कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया था। क्योंकि अगर आपने अपना स्टार्टिंग की जो गोल है, अगर आप उसको भूल जाओगे तो आप अपने लक्ष्य से धीरे धीरे दूर होते चले जाओगे एंड फिर जो जैसे 10 दिन पहले थे वापस वही आपकी जिंदगी शुरुआत हो जाएगी। तो याद है, अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखिए हमेशा और उस लक्ष्य को दिन में बार बार देखते रहिए, तभी आप अपने लक्ष्य की तरफ आकर्षित रहेंगे तथा उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलो आज की न्यूज देख लेते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले एक डे ऑब्जर्व था जो छूट गया था, वो है कोराल ट्रायंगल डे, जो कि 9 जून 2020 को मनाया जाता है। ये दिन 8 जून 2020 जो ओशियन डे है उसके साथ ही मनाया जाता है, उसी के इम्पोर्टेंस में इसको मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंस इसमें क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन कंजर्वेशन, ठीक है, ओशियन कंजर्वेशन एंड रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ओशियन बायोडाइवर्सिटी विद द एम्फेसिस ऑफ द कोरल ट्रायंगल। आप जानते हो कोरल कि छोटे छोटे जो पोलिपस होते हैं, जो कि एक इसका कैल्शियम क्लोराइड टाइप का एक जो चीजें बनाते हैं, तो वो है कोरल होता है। तो आजकल कोरल जो रीफ होती हैं वो बहुत बड़े डेंजर में, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये दिन मनाया जाता है। थीम क्या थी 2020 की, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए पैसिफिक फ्री कोरल ट्रायंगल, है ना, प्लास्टिक फ्री कोरल है। तो क्या कोरल में अगर गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो कोरल जो रीफ्स होते हैं वो डेंजर में आ जाती है, प्लास्टिक हो जाती है, तो उनके वो बढ़ने को रोकती हैं। तो हम इस बार 2020 की थीम है वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए प्लास्टिक फ्री कोरल, कि हमें कोरल ट्रायंगल जो कोरल है उनको प्लास्टिक फ्री करना है ताकि उनकी वृद्धि होती रहे तथा वो नष्ट ना हो, ठीक है। डे इज ऑब्जर्व्ड बाय द कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव ऑन कोरल रीफ्स, फिशरीज एंड फूड सिक्योरिटी। अब ये याद रख लेना, एक तो इनकी थीम होगी कब मनाया जाता है, कोरल रीफ्स कहाँ है, कोरल रीफ्स आप देख लेना ऑस्ट्रेलिया की चारों तरफ होगी, अपने भी यहाँ लक्षद्वीप हो गया ना, तो वहां पे कोरल रीफ्स है। कोरल ट्रायंगल कवर्स 6 कंट्रीज। ये ट्रायंगल क्या होता है, 6 कंट्रीज को कवर करता है, जो पैसिफिक रीजन की है। इंडोनेशिया हो गई, फिलीपींस हो गई, मलेशिया, टिमोर लेस्टे, पापुआ न्यू गिनी होगी एंड सोलोमन आइलैंड हो गया है, ठीक है। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 9 जून 2012 को। तो इसमें इंपोर्टेंट क्या हो गया, कब ऑब्जर्व किया जाता है, थीम क्या थी, ये जो कोरल ट्रायंगल कौन सी कंट्रीज को कवर करता है, वो पैसिफिक रीजन की है, ये 6 कंट्री है, ये याद रख लेना आप, ठीक है। ये होते हैं जो कोरल्स जो कैल्शियम कार्बोनेट टाइप का एक ढांचा छोड़ देते हैं उसको, और इनके ऐसे द्वीप भी बन जाता है, ये है एक अटोल बन जाता है इनका, ठीक है।
जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है ना, ये कोरल रीफ्स है। नेक्स्ट न्यूज देते हैं, आईआईटी मद्रास टॉप्स गवर्नमेंट रैंकिंग। जो आईआईटी मद्रास है इसने गवर्नमेंट रैंकिंग में टॉप किया है। तो अभी आप याद रख लेना, अभी क्यूएस जो वर्ल्ड की जो एजेंसी थी उसमें किसने किया था, आईआईटी बॉम्बे ने। ये दोनों याद रखना, गवर्नमेंट एजेंसी में अपने में किया आईआईटी मद्रास में, तथा वर्ल्ड लेवल पे अपने टॉप किया है हमने इंडिया की नहीं, आईआईटी बॉम्बे ने। द लिस्ट पब्लिश बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो जो ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो देश की जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उनको रैंकिंग कौन देता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर काम करता है। ठीक है, ये याद रख लेना। अभी किस किस की रैंकिंग के लिए नंबर 1 पे है आईआईटी मद्रास, नंबर 2 पे आईआईएस बैंगलोर, नंबर 3 पे आईआईटी दिल्ली। तो ये चीजें याद रख लेना। एनआईआरएफ क्या है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑन 29 सितंबर 2015, 2015 में लॉन्च किया गया था। रैंकिंग इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया, जो इंडिया के इंस्टीट्यूशन है उनको रैंकिंग देने के लिए, ताकि कंपटीशन बना रहे तथा पढ़ाई का स्तर और डेवलपमेंट चलता रहे, डिस्कवरीज होती रहे। तो क्या है, सबसे ज्यादा डिस्कवरीज हमारे आईआईटी आईआईएस बैंगलोर यही करते हैं। तो इनमें एक दूसरे में जब रैंकिंग देंगे ना, तो ये अच्छे अच्छे डेवलपमेंट और करेंगे। हमेशा अगर अच्छे परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमेशा कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन में कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ताकि डेवलपमेंट अगर अच्छे परिप्रेक्ष्य में है तो डेवलपमेंट होता रहे। तो ये एनआईआरएफ के द्वारा किया गया, जिसमें आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, पीएम मोदी एड्रेसेस 95th इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एनुअल प्लेनरी सेशन। जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो लास्ट जो सेशन था उसको अभी नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया है। तो आप इसमें सबसे पहले आ गया इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये एक लाइन याद रखना, लास्ट में बताऊंगा अभी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पीएम मोदी के एड्रेस में जो क्या है कि जो बातें कही गई वो है। अभी ये इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब देश के प्राइम मिनिस्टर कोई भी बड़े जो नेता होते हैं वो बोलते हैं ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो गए, तो उनसे सवाल मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उन्होंने अभी भी क्या क्या एम्फेसिस दिया कि इंडिया अभी बहुत सारे चैलेंजेस से फाइट कर रहा है, जैसे कोविड-19 से फाइट कर रहा है, अभी साइक्लोन आया, जैसे अम्फान आया और निसर्ग आया, फिर टिड्डियों का अटैक हो गया, अभी दिल्ली में अर्थक्वेक चल रहे हैं। तो अभी ये 2020 बोल रहे हैं वायरस, 2020 में वायरस आ गया है, तो एक टाइप का वायरस आ चुका है 2020 में। तो अभी देश बहुत ज्यादा इन चैलेंजों से लड़ रहा है। तो उन्होंने अभी एम्फेसिस किया है, फिर ये नाम आएगा आपके सामने, आत्मनिर्भर। उन्होंने कहा है कि अब हमारा टाइम है आत्मनिर्भर बनने का, क्योंकि आपने पहले भी देखा था कि सबसे ज्यादा कंट्री कौन हिट करेंगी, जो टूरिज्म सेक्टर पे है, तो अपना टूरिज्म सेक्टर बंद हो जाएगा। अगर बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट बंद है, एक्सपोर्ट भी बंद है। तो हमें अभी एक बार फिर से अपने ही देश के ऊपर ध्यान देना है। तो उन्होंने क्या कहा है कि टाइम टू कन्वर्ट द चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी। वही है नजरिया का बात, कि कोई पत्थर से घर बना लेता है, कोई उन पत्थरों को चुनौती समझ लेता है, जो कोई पत्थर फेंकता है उसको। तो इस चैलेंज को हमें अपॉर्चुनिटी बनना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का जो मंत्र था ना, उसको फिर याद किया कि इंडियंस टू यूज देयर ओन प्रोड्यूस, कि भारतीयों को अपना जो खुद का बनाया हुआ सामान यूज करना चाहिए और बेचने के लिए दूसरी कंट्री को देखना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा तथा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। आगे क्या बोला गया कि बाई लोकल प्रोडक्ट्स, कि ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट खरीदो। और हम जो लोकल प्रोडक्ट बनाते हैं उनको उनकी चीजों का पैसा नहीं दे रहे हैं, हम उनको ऑनर कर रहे हैं कि वो अपने देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये याद रखना है, छोटी छोटी लाइनें, कि मोदी जी ने कहा है कि हम जो चीजें बना रहे हैं उनको ये केवल प्रोडक्ट्स के रूप में नहीं दे रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन की देश की अर्थव्यवस्था में उनके कंट्रीब्यूशन को सम्मान दे रहे हैं। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर हम अपने ही प्रोडक्ट खरीदे तो हम दूसरे के प्रोडक्ट जैसे चाइना वगैरह के खरीदते ही क्यों है। ये क्वेश्चन आपसे बड़े तौर पर पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा कि आप लोकल प्रोडक्ट खरीदो, जब हमें लोकल प्रोडक्ट ही खरीदने हैं तो हम दूसरे देशों से प्रोडक्ट मंगवाते ही क्यों है। ठीक है, तो ये हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों की भी पालना करना है, हम उनको मना नहीं कर सकते। अगर देश के लोग अपने यहाँ भी लेना बंद कर देंगे तो फिर उसका मार्केट अपने आप गिर जाएगा। जब मार्केट किसी चीज का गिर गया, जब उसकी डिमांड ही नहीं है वहां पे, तो धीरे धीरे जो हम खरीदते हैं, खरीदने वाली कंपनी है, वो खरीदना बंद कर देगी। गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती वैसे, क्योंकि एज ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अनुसार, क्योंकि उनको पूरे ग्लोबली एक ग्लोबल मार्केट रखना है कि हर देश को दूसरे देश में ले जाके सामान बेचने की अनुमति है। उन्हें स्पेशल एम्फासिस भी दिया एपीएमसी एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में,
जो कि फार्मर को उनको बेटर मार्केट प्रोवाइड करता है। तो हम धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जो कि क्लोजली एसोसिएट थी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। ठीक है, तो इसका इंडियन चैम्बर को इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में भी इसका हाथ सहयोग था कि उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनाइज डिवाइस थी जो इंडिजिनियस इंडस्ट्री थी इंडिया की। तो इंडस्ट्रियों का जब अपने देश के जो फ्रीडम मूवमेंट में पूछा जाएगा, कुछ भी अगर पूछा जाता है एशियन इंडिया में फ्रीडम फाइटर में, तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बन जाता है। कि बैकग्राउंड में न्यूज पूछते हैं क्योंकि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फ्रीडम फाइटिंग में क्या सहयोग था, ये आपसे पूछ लिया गया। तो ऐसी चीजें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज डिवाइस थी जो इंडस्ट्रीज की थी, जो फ्रीडम मूवमेंट में इसने भाग लिया था। और इट इज ए प्रीमियर बॉडी ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में थी। जो प्राइमरी जो बॉडी है जो बिजनेस की है, जो ईस्टर्न स्टेट में, जो 1925 में फाउंड की गई थी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अभी देखते हैं एमपीसी एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये क्या जब न्यूज में आया है तो इससे वाजिब है कि हम जानकारी जरूर ले लें। तो एमपीसी क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, जो ये मंडियां बनाई गई थी, जो अलग अलग स्टेट के द्वारा कंसर्न के द्वारा बनाई गई थी। अब इसमें क्या किया गया, उस समय तो इसको बनाया गया था तो अंश्योर फार्मर्स आर सेफ गार्डेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लार्ज रिटेलर्स, कि जो किसानों से बाहर बड़े बड़े जो रिटेलर्स थे वो बाहर सामान खरीद लेते थे और मंडियों तक जाने नहीं देते थे, तो क्या एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया। तो इसके अंदर ये रूल लग गया था कि फर्स्ट सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओनली इन मार्केट यार्ड, कि मंडी में इनका एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेल होगा, बाहर कोई किसान कोई व्यापारी नहीं खरीदेगा। लेकिन अभी इसका कंसर्न क्या आया है, अब देखना इसका यूज के मोदी जी ने बोला कि इसको हमने क्या सुधार किया है। तो अब इसको हम किस तरह लिंक करेंगे, अभी कंसर्न क्या है, अभी एक नया ऑर्डिनेंस पास हुआ है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड होम सर्विसेज ऑर्डिनेंस है ना। अभी ये नया सर्विसेज हुआ है, तो इसमें क्या कहा गया कि ये एक तो हो गया कि अभी मंडी में उनको बेचने की जरूरत नहीं है, जो कि ये रोक रखा था। ठीक है, अब किसान डायरेक्ट रिटेलर्स को बिना मंडी में जाए सामान दे सकता है, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। एंड अभी स्टेट ये अगर दूसरे स्टेट में अगर मंडी में भाव अच्छा मिलता है तो अपने स्टेट की मंडी को छोड़ के दूसरे स्टेट की मंडी में भी जाके बेच सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं, जब मोदी जी ने ये बात कही तो नया ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी। तो दोनों में इसी में ये सुधार करके नया ऑर्डिनेंस लाया गया है कि अब इसका रूल ज्यादा किसानों पे नहीं लगेगा, ताकि उनकी अगर ज्यादा जोर नहीं होगा एमपीसी का तो किसानों में अर्निंग अच्छी हो, एंड किसान अब जब मर्जी चाहे अपना सामान किसी को भी बेच सकते हैं, बट एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो यह है कि डिलीवरी ऑफ सर्टेन कमोडिटीज प्रोडक्ट एंड देयर एमएसपी। क्या है कि कुछ कमोडिटीज का अभी अब क्या है कि अगर हम सारे उसे व्यापार के थ्रू आएंगे और कुछ उनका अगर संग्रहण होता रहेगा तो फिर एसेंशियल कमोडिटीज के जरूरतमंद लोगों के पास नहीं पहुंचेंगी। तो सरकार ने ये कहा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो जनता के पास पहुंचानी है, तथा उनकी जो प्राइस है वो भी फिक्स रहेगी, उस पर मार्केट की वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट उस पर प्राइस फिक्स करेगी ताकि आम जनता उसका लाभ उठा सके। तो ये 3-4 चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी जी के भाषण में थी, तो ये चीजों को एक बार आपको देखना जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आई फ्लोज। ठीक है, टू बी लॉन्च्ड ऑन 12 जून, मतलब आज लॉन्च किया जाएगा इसको। जो मुंबई, इसको किसने डेवलप, मुंबई इज डेवलप्ड एज ए स्टेट ऑफ आर्ट, एक स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग। जो क्या है, मुंबई में या बरसात मानसून के मौसम में बाढ़ आ जाती है, तो उसके लिए एक इंटीग्रेटेड आर्ट किया है। इसमें क्या है, सिस्टम फॉर मुंबई टू एनहांस रेजिलियंस ऑफ मुंबई प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग, जो फ्लड की अर्ली वार्निंग दे देगा। ठीक है, अब इसको कैसे डेवलप किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने इसको डेवलप किया है। कैप्चर द अर्बन ड्रेनेज एंड प्रेडिक्ट द एरियाज ऑफ फ्लडिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे इसको बताया गया है कि ये क्या है, सारे जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उससे टाई अप करेंगे। जैसे पहले तो आईएमडी हो गया, आईएमडी में इस बार बरसात की कितना वर्षा होनी है, मानसून के बारे में पूछेंगे कितना वर्षा हो जाएगा। फिर ओशन डिपार्टमेंट से देखेंगे कि अभी टाइड है, कितना मतलब पानी ऊंचा रहेगा समुद्र में, क्योंकि समुद्र किनारे भी बसी हुई है ना, तो कितना टाइड ऊपर रहेगा, पानी ऊपर रहेगा। फिर जो फोटो ड्रेन कैप्चर करेंगे कि ड्रेन एरिया हो गया, मुंबई में नाले हैं, कितना पानी नहीं कर सकता है। अगर बारिश हुई, जैसे अगर अचानक बारिश हो जाती है 100 सेंटीमीटर की, 100 mm की हो गई,
और पानी निकल सकता है उनके ड्रेनेज से 50 mm। तो फिर 50 mm जो अचानक कितना पानी भर सकता है वो फ्लड में माना जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम है वो कितना पानी एक साथ बाहर निकाल सकता है। फिर अगर वहां पे अगर समुद्र में टाइड आया हुआ है, टाइड हम लोग ज्वार आया हुआ है, तो पानी पहले ही वैसे कम निकलेगा कि नदियों नालों से, क्योंकि समुद्र में पानी मिलेगा नहीं, तो वो क्या है फिर बाढ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको एक प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ से मतलब एक दूसरे से टाई अप करके ये पहले वार्निंग दे देंगे कि मतलब जवार आया हुआ है, बारिश 100 सेंटीमीटर होने 100 mm या 100 सेंटीमीटर कितना भी मान लो, एक एग्जांपल है, होने वाली है, और ड्रेनेज इतना केपेबल नहीं है कि इतना पानी एक साथ निकाल सके, तो बाढ़ के हालात बनने वाले हैं, जिससे कि जो लोग हैं बाहर आने जाते हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, वो घर से अननेसेसरी बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन टू इंक्रीज इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन बम्बू स्टिक। ठीक है, जो 10 से 25% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो इसका क्वेश्चन देखें, इट विल हेल्प सेल्फ एम्प्लॉयड इन द कंट्री, जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन अगरबत्ती इंडस्ट्री। अब इसमें ये किसने बोला, KVIC ने बोला है। अब सबसे पहले आ गई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो आपको फिर बोला था सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत आ गया ना। तो अभी क्या इम्पोर्ट ड्यूटी को 10% से 25% में क्या क्या है कि हम दूसरे देशों से जो इम्पोर्ट करते हैं उन पे पहले जैसे एक 100 रुपए का सामान है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ली 10%, तो 110 रुपए हो गए। ठीक है, और अगर मान लो अंदर का जो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 115 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, लोगों से, तो पहले कौन सा सामान ज्यादा खरीदते थे, जो बाहर से इम्पोर्टेड ड्यूटी वाला, क्योंकि वो 110 रुपए मिल रहा था। अभी उसने गवर्नमेंट ने किया है इसको 25% कर दिया है, तो ये हो जाएगा 125 रुपये हो जाएगा, मतलब किसी सामान की रेट 125 हो गई। तो अब क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट 115 में हमें मिल रहा है, तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो इस पे क्या होगा कि सारा सामान हम जो हमारा देश का सामान है वही खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोग बम्बू में व्यापार शुरू करेंगे। एंड दूसरा क्या है कि जो अगरबत्ती जो उद्योग है जो कि बम्बू स्टिक्स पे से बनती है उसमें जॉब क्रिएट होंगे, क्योंकि ये पैसा जब 10-10 रुपया बचता है ना तो वो आगे जाके बहुत आ जाता है, जो जाके जॉब प्रोवाइड करा सकता है। तो अभी जब ये KVIC ने बोला है तो हमें बैकग्राउंड में KVIC को भी जानना जरूरी है। तो द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये एक संवैधानिक बॉडी है जो कि 1957 में बनाई गई थी। जो पार्लियामेंट का जो एक्ट था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1950 एक्ट के 56 के तहत बनाई गई है। थोड़ा सा रुकता हूँ, पीछे गाड़ी जा रही है, सॉरी फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो अब ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री प्रोग्राम क्या है, क्योंकि आपने देखा अगरबत्ती इंडस्ट्रीज, जो अगरबत्ती इंडस्ट्रीज है ज्यादातर शहरों में ना होके, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री है जो गाँव में बनाई जाती है। तो क्या है ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री प्रोग्राम क्या है, टू प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज, असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। जो खादी और गाँव की जो इंडस्ट्री है उनको प्रमोट करने के लिए, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और इसकी पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो आप ये याद रख लेना कि इम्पोर्ट ड्यूटी का बढ़ाने से और घटाने से क्या होता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है, इसका कंसर्न क्या है, कब एस्टेब्लिश हुई थी, मिनिस्ट्री कौन सी है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, जो जिसने क्या है कोलैबोरेटिंग विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग टू यूथ इन डिफरेंट ट्रेड्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जिनमें आपस में कोलैबोरेट करके क्या इनिशिएटिव टू प्रोवाइड स्किल थ्रस्ट टू स्किल इंडिया। तो क्या स्किल इंडिया को थ्रस्ट देने के लिए इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है दोनों को, कि यूथ को ट्रेनिंग देंगे डिफरेंट ट्रेड्स में। अब NFL क्या है, ये एक मिनी रत्न कंपनी है जिसकी ऑफिस नई दिल्ली में है, जो कि 23 अगस्त 1974 में एस्टैब्लिश की गई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है नेशनल फर्टिलाइजर जो लिमिटेड है किसके कोलैबोरेशन के साथ यूथ्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, और ये कौन सी, इस कंपनी को कौन सा स्टेटस अवार्ड है, मिनी रत्न कंपनी है ये। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो भी कोलैबोरेट कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसे क्यों कर रही है, एनहांस प्रोडक्शन ऑफ सेफ्रॉन एंड हींग। जो सेफ्रॉन हो गया, नाम याद नहीं आ रहा, सेफ्रॉन एंड हींग के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा बढ़ाने के लिए ये इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। अब
ज़्यादा क्यों बढ़ाना, वही आ गया अगेन आत्मनिर्भर भारत। टू रिड्यूस इंपोर्ट, हम इंपोर्ट को रिड्यूस करेंगे। जो सेफ्रॉन एंड हींग है, क्योंकि इंडिया अभी करंटली अब ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से हम ये सेफ्रॉन एंड हींग ले रहे हैं, क्योंकि लगभग इनका हम क्या है, 6 सेफ्रॉन है 6 से 8 मिलियन टन है, और इनका हमारा हो गया क्या नाम, कंजप्शन हो गया 100 मिलियन टन के लगभग हो गया, 100 टन सॉरी। और वैसे ही हींग का प्रोडक्शन होना चाहिए, कम प्रोडक्शन करना है ताकि हम इंपोर्ट से बच सकें और सेल्फ रिलायंट बने। अब ISBT क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी क्या है, ये 1983 में स्टैब्लिश की गई थी, जो कि एक लैब है, इंस्टीट्यूशन लैब ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो CSIR की है, जो कि लोकेटेड है पालमपुर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने कोलैबोरेशन किया किस चीज के लिए, सेफ्रॉन एंड हींग। ये भी पूछा जा सकता है सेफ्रॉन और हींग इंडिया कहाँ से मंगाता है, ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से मंगाता है। और ये अभी बार क्या है, हिमालयन के बहुत कम न्यूज में आती है, तो अभी पहली बार ये न्यूज में अच्छी तरह न्यूज में, तो इसको एक बार याद कर लेना कहाँ पे है, किसका एक बॉडी है, किसकी लैब है, तो CSIR की एक लैब है। और नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV जो कॉम्प्लेक्स है, इनॉग्रेटेड हुआ है विशाखापत्तनम में, इनॉग्रेटेड किया गया है। ठीक है, नेवल ईस्टर्न कमांड की चीफ के द्वारा। इसमें क्या है, DSRV सिस्टम कंप्राइजेस रिमोट ऑपरेशन व्हीकल हो जाएगा, साइड स्कैन सोनार हो गया, एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल हो गया। ठीक है, इस टाइप का विशाल है, जो कि मोबिलाइज्ड बाय एयर और रोड से भी मोबिलाइज किया जा सकता है। जिससे क्या फायदा मिलेगा कि अगर दूर दराज, जैसे ये अभी विशाखापत्तनम में है और हमें अगर समुद्र से होते हुए जाना पड़ेगा, अगर मुंबई की साइड में जाने, तो उसको बहुत टाइम लगता है। तो मुंबई की साइड में अगर किसी मतलब सबमरीन को बचाना है, तो इसको क्या कराएगा, डायरेक्ट एयरलिफ्ट किया जाएगा और मुंबई पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद वो फिर आगे अपना समुद्र में सबमरीन के रेस्क्यू के लिए काम करेगा। ठीक है, तो अभी क्या वर्ल्ड में 40 कंट्री है जिसके जो सबमरीन ऑपरेट कर रही है, और उनमें से कुछ के पास ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल है, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है कॉम्प्लेक्स, ये विशाखापत्तनम में ऑपरेट किया गया। अब दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि इस व्हीकल को भाई, ये क्योंकि ये समुद्र में चलने वाला व्हीकल है, तो इसको क्या रिमोट से क्या एयरलिफ्ट किया जा सकता है, मतलब जल्दी से मोबिलाइज कराया जा सकता है, तो हाँ, इसको मोबिलाइज कराया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विल लॉन्च स्टीप 2020 होल टाउन मीट। तो इसके बारे में देख लेते हैं। द ट्रैक 1, जो ट्रैक 1 है वो क्या, पब्लिक एंड एक्सपर्ट कंसल्टेशन हो जाएगा, प्रोसेस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। जो ये टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, हमें 2020 को अभी फॉर्मुलेट करेंगे 2020 के लिए, क्योंकि अभी 2013 से लेके 2020 तक की थी स्टीप 2013, अभी हमें 2020 की नई पॉलिसी फॉर्मेशन करना है, जो आज 12 जून को ये लॉन्च करेंगे, प्रोसेस शुरू करेंगे। नेक्स्ट इज फॉर फॉर्मुलेटिंग बॉटम अप इंक्लूसिव एंड डिसेंट्रलाइज स्टीप 2020। पहले क्या था, जैसे हम देखते थे कि जो प्लानिंग कमीशन था वो टॉप टू बॉटम था, फिर हमने नीति आयोग शुरू किया बॉटम टू टॉप, कि हम नीचे से छोटे छोटे जो लोग होते हैं ना, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनसे हम रिकमेंडेशन मांगेंगे ताकि हम सुधार ऊपर ला सकें। कि कुछ जो लोग ऊपर बैठे होते हैं, जो पोजीशंस पे बैठे होते हैं, उनको ग्राउंड लेवल की न्यूज नहीं होती है, वो ऐसे पॉलिसी बना देते हैं और वो पॉलिसी इंप्लीमेंट सही से हो पाते हैं, उनका लाभ नहीं मिल पाता। तो हमने उसका रिवर्सल ऑर्डर किया बॉटम टू टॉप, कि जो नीचे के लेवल की जो कठिनाई है उनको हम सुन सके, ताकि ऊपर जाके अच्छे से पॉलिसी बना सके। तो अभी स्टीप में भी क्या है, साइंस एंड डिपार्टमेंट में भी क्या है कि बॉटम टू अप इसका अप्रोच रखा गया है, जिसमें जो नया जो एक्सपर्ट हो गए एंड पब्लिक से जो कंसल्टेशन लिया जाएगा, एंड उसके बाद प्रोसेस होगा फॉर्मुलेशन का नई टेक्नोलॉजी का, जिसके डॉक्टर अखिलेश गुप्ता हेड है स्टेप 2020 के। अब इसके अंदर ये 2000 पॉलिसी दी है, ठीक है, इसके लिए क्या क्या पॉलिसी बनाई गई थी अभी तक। पहले साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन 1958 बनाई गई थी, फिर टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 हो गया, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन 2013 हो गया, जो 13 से 20 तक था। और अभी हमें नई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, जो बॉटम टू
टॉप हो जाएगा। ये भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइंस एंड टेक में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट है। तो हाँ, आप लिख सकते हो जो नई पॉलिसी बन रही है स्टीप, उसमें क्या किया गया है, डिसेंट्रलाइज किया गया है, बॉटम टू टॉप उसको रखा गया है। ये नहीं है कि ऊपर जो साइंटिस्ट लेवल है, जो ग्राउंड लेवल पे कुछ मतलब क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसको नहीं समझ सकते हैं, तो अभी उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए बॉटम टू टॉप अप्रोच लिया गया है। अभी नेक्स्ट न्यूज है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड बीन-19 इज बीइंग यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डिसइंफेक्शन यूज्ड मास्क। अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे ये क्या है, कोरोना जैसी महामारी चल रही है तो हम सभी मास्क पहने घूम रहे हैं, लेकिन सामने ये भी आएगी अब जो मास्क पहने हुए हम घूम रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि अगर मास्क पहने घूम रहे हैं और उनको हमने फेंक दिया तो मतलब बीमारी मरी नहीं है, क्योंकि जो वायरस है वो मास्क पे जाके फिर किसी ना किसी रूप से अपने एक जो सिस्टम है साइकिल में वापिस आ जाएगा, इकोलॉजिकल सिस्टम में। कि मास्क है, अगर मास्क कोई गाय खा गई, गाय के बाद वो फिर हमने दूध पी लिया, तो अब अभी हम वायरस के जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पूरी तरह से समझ नहीं पाए। अगर मास्क है किसी गाय ने खा लिया, अब वो गाय के अंदर जाके उस वायरस को मतलब अच्छी तरह अपने आप समझ शरीर से साथ जुड़ जाता है, तथा वो किसी ना किसी तरह से अगर मिल्क प्रोडक्ट के साथ आ गया, अगर तो हमने मिल्क पी लिया, तो फिर उसको स्टॉप करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया है कि मास्क को आपको भी बता दूं, जो भी हम मास्क पहनते हैं अगर हो गया तो उसको हमें फेंकना नहीं है, उसको हमें अभी जलाना है। ऐसे आपको किसी तरह भी फेंकना नहीं है, ऐसे ही चलते। तो अभी क्या है कि ये जो केरला का जो स्टार्टअप मिशन था उसके तहत ये बीन-19 बनाया गया है, जो एक जिसे बोलते हैं ना बॉक्स, जो आजकल हम देखते हैं कि जगह जगह सैनिटरी पैड्स के लिए भी आप टॉयलेट्स में जो रेलवे स्टेशन पे उन पे सैनिटरी पैड्स के लिए भी मशीन बनी होती है कि आप इनको फेंकिए मत, जो कि बीमारियां फैला सकता है, आप उसमें डाल दीजिए। अब इसके लिए जो ये मशीन बनाई है बीन-19, उसमें क्या है, आपको कहीं पे भी मशीन को छूना नहीं है, आपने केवल यहाँ पे इसको डाल दिया और ये सारा का सारा मोबाइल से सिस्टम से जो सॉफ्टवेयर है उससे चल जाएगा, अपने आप ये मशीन के अंदर ले लेगा, कोई बटन भी नहीं दबाना है इसके अंदर, ठीक है, ये केवल मोबाइल से चलेगा। तो ये क्या है, इसको श्री चित्रा लैब के द्वारा क्या है फिर इसको टेक्निकली क्या किया गया, चेक किया गया है, ये बेस्ट डिवाइस नहीं है, ठीक है। श्री चित्रा लैब विच वाज वन ऑफ द टेस्टिंग एजेंसी है, यूवी बेस्ड डिवाइसेज है उनकी टेस्टिंग एजेंसी है, उसके द्वारा भी ये टेस्ट किया गया है। तो आप याद रख लेना थोड़ा सा, बीन-19 क्या है, एक ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड बीन है जो कि फेशियल मास्क को नष्ट करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की न्यूज में इतना ही। आपको इस पीडीएफ का लेक्चर शाम तक skbinsher.blogspot.com पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, साथ ही चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें आपका सजेशन पक्का दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।